सो हेलो गाइस, जय हिंद। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो दोस्तों, एक बार फिर से समय हो चुका है हमारे साइंस के क्लास का। चलिए फटाफट आप लोग क्लास पे जाइए। तो आपको भी पता है ये हमारे साइंस का पार्ट 3 है, तीसरा क्लास है। और आज के भी क्लास में हम लोग फिजिक्स के कुछ बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन मैं आप सभी को करा रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में पूछे आ चुके हैं। तो देर ना करते हुए चलो हम लोग शुरू करते हैं अपने साइंस के टॉप 10 क्वेश्चन वाली सीरीज को। हाँ जी, तो सबसे पहले तो आप जरा यहाँ पे ध्यान दीजिए कि 4 फरवरी से अनअकैडमी पे ये जगुआर नाम का एयरफोर्स कंप्लीट बैच कोर्स शुरू हुआ है 2021 बैच के लिए। ठीक है, तो जितने भी मुझे एयरफोर्स के कैंडिडेट देख रहे हैं उनके लिए एक बेहद सुनहरा मौका है कि आप भी अनअकैडमी ज्वाइन करके अपनी तैयारी को और भी बूस्ट कर सकते हैं। और अनअकैडमी ज्वाइन करने के बाद आप ये बैच कोर्स जरूर ज्वाइन करेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं इसमें मयंक चतुर्वेदी जैसे सर जो है मौजूद हैं इस बैच कोर्स में। तो आप खुद सोचिए आपकी जो एग्जाम की तैयारी का लेवल है वो क्या हो जाने वाला है। ठीक है, तो प्लीज आप आज ही अनअकैडमी ज्वाइन करिए और अपनी तैयारी बेहतर करनी शुरू कर दीजिए। और साथ में जो लोग मुझे एनडीए के कैंडिडेट देख रहे हैं, जो उनके लिए ये 8 फरवरी से प्रगति नाम का कंप्लीट एनडीए बैच कोर्स शुरू किया जा रहा है। ठीक है, तो आप सभी के लिए भी बेहद सुनहरा मौका है कि आप भी आज ही अनअकैडमी ज्वाइन कर लीजिए और अपनी तैयारी को जो है और भी बेहतर लेवल तक लेके जाइए। और अनअकैडमी ज्वाइन करने के बाद जब ये बैच कोर्स शुरू होने वाला है 8 तारीख से, तो प्लीज इस बैच कोर्स को जो है ज्वाइन जरूर करिएगा प्लस कोर्स बाय करके, ताकि आपकी जो तैयारी है वो उसका लेवल ही कुछ और हो जाए। ठीक है, ताकि आपको वर्दी जो है इस बार ही चाहिए, इस बार ही लेके आना है, इस बार ही आपको वर्दी हमें दिखाना है लेकर के। ठीक है, और साथ में आपको करना कैसा है ये, तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अनअकैडमी ऐप का लिंक मिल जाएगा। आप फटाफट उस लिंक पे जाइए, अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल कीजिए अपने फोन में, अपने आपको अनअकैडमी पे रजिस्टर करिए। और रजिस्ट्रेशन के दौरान आप ये रेफरल कोड स्टैंड अप क्लासेस जरूर यूज कर लीजिएगा, क्योंकि इन टॉप एजुकेटर की जो स्पेशल क्लासेस चलती हैं वो आप बिल्कुल फ्री देख पाएंगे ये रेफरल कोड अप्लाई करने के बाद। और साथ में जब कभी भी आप जो है प्लस कोर्स बाई करते हैं तो आपको 10% एक्स्ट्रा जो है डिस्काउंट भी मिल जाएगा इस रेफरल कोड पे। तो देर किस बात की, आज ही जाइए अनअकैडमी ज्वाइन करिए और अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। चलिए क्लास की तरफ चलते हैं। हाँ जी भाई, तो सबसे पहले तो हर बार की तरह वीडियो को फटाफट लाइक और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, ताकि आपके दोस्त भी इस क्लास पे हमसे जुड़ सकें और अपनी एग्जाम की तैयारी बेहतर से बेहतर कर सकें। जल्दी लाइक और शेयर करिए, मैं इंतजार कर रहा हूँ। उसके बाद क्लास शुरू करते हैं। जल्दी कीजिए, आप लोग वीडियो को लाइक करिए और शेयर कर दीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोग इस क्लास पे जुड़ सकें। चलिए मैं आप सभी को बताता हूं। सबसे पहले आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिख रहा होगा। ये क्वेश्चन वही है जो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में होमवर्क के तौर पे दिया है। हर बार की तरह होमवर्क देता हूं, ठीक है। इस बार भी मैंने आप सभी को दिया है। और जब आप लोग सॉल्व करके क्वेश्चन का आंसर कमेंट करते हैं ना, तो मुझे सच में बहुत खुशी महसूस होती है। तो काफ़ी कैंडिडेट ने इसे सॉल्व किया था और बिल्कुल सही किया था। चलिए करते हैं। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन मैं आपको हर बार क्लास में होमवर्क के तौर पर क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि इस चैप्टर से यानी इलेक्ट्रिसिटी एंड इट्स एप्लीकेशन वाले चैप्टर से बिल्कुल ऐसा ही एक क्वेश्चन हर बार आपके एग्जाम में होगा, चाहे नेवी एमआर का एग्जाम हो या फिर कोस्ट गार्ड का, हर बार पूछा जाता है। ठीक है, सॉल्व करते हैं। बेहद आसान है। सबसे पहले कह रहा है कि एक 100 वाट का बल्ब 10 घंटे जला के रखा जाता है। ठीक है, और जो इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट है वो 5 रुपए पर यूनिट है। तो पूछ रहा है कि वो 100 वाट का बल्ब 10 घंटे जला के रखने पे कितने रुपए की इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर गया। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो ये निकाल लेते हैं हम लोग कि एक यूनिट में कितना किलोवाट घंटा होता है, क्योंकि हमें वाट निकालना है। ठीक है, तो आपको पता होगा उसी दिन मैंने आप सभी को बताया कि एक यूनिट बराबर कितना किलोवाट घंटा होता है, 1 किलोवाट घंटा होता है। किलोवाट घंटा क्यों निकाला, क्योंकि 1 किलोवाट घंटा में 1000 वाट होता है और बल्ब कितने का है, 100 वाट का है। ठीक है, हमें यही निकालना था। देखिए वाट हमें मिल गया। अब सॉल्व करते हैं। ये हो गया आपका 100 वाट का बल्ब, ठीक है, और ये हो गया आपका 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी यानी 1000 वाट। ठीक है, इनटू कितने देर बल्ब हमने जलाया, 10 घंटे। सॉल्व करिए। 2 जीरो कैंसिल हो गया, 10/10 कर दीजिए। ठीक है, कैंसिल हो गया, यानी आंसर आया 1। यानी उस बल्ब ने जो है 100 वाट के बल्ब ने 10 घंटे में कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम की, 1 यूनिट। ठीक है, और 1 यूनिट का कॉस्ट कितना है, 5 रुपए। ठीक है, मतलब 5 रुपए की इलेक्ट्रिसिटी उस बल्ब ने जो है 10 घंटे में कंज्यूम की थी, जो कि बल्ब 100 वाट का था। तो जिन भी लोगों ने 5 रुपए निकाला है आंसर, उनका बिल्कुल सही है। ऐसे ही आपको करना है। चलिए आज के क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो देखते हैं हमारे आज के क्लास का जो सबसे पहला फिजिक्स का क्वेश्चन दिया गया है वो है, वी कांट हियर ऑन द सरफेस ऑफ द मून बिकॉज। मून के सरफेस पे हम एक दूसरे को नहीं सुन सकते, वहां पे आवाजें नहीं सुन सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऑप्शन नंबर ए है, इट्स सरफेस एब्जॉर्ब साउंड, क्योंकि उसका सरफेस साउंड एब्जॉर्ब करता है। ऑप्शन नंबर बी, इट हैज नो एटमॉस्फेयर, वहां पे एटमॉस्फेयर नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, इट हैज वेरी लो ग्रेविटेशनल फोर्स, वहां पे बहुत ही लो ग्रेविटेशनल फोर्स है, इससे उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, और ऑप्शन नंबर डी है, नन ऑफ दिस। तो मैं आपको बता देता हूं, वहां पे हम एक दूसरे की जो है साउंड को क्यों नहीं सुन सकते हैं। ठीक है, वो इसलिए नहीं सुन सकते क्योंकि वहां पे एटमॉस्फेयर नहीं है। ठीक है, और जो देखिए साउंड को हमेशा ट्रेवल करने के लिए एक मीडियम चाहिए। ठीक है, जो साउंड वेव्स होते हैं उनको ट्रेवल करने के लिए एक मीडियम चाहिए, और जब एटमॉस्फेयर ही नहीं होगा तो मीडियम कहाँ से डेवलप होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर भी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है, 2 बार हो गया। यहाँ पे देखिएगा, जो ऑप्टिकल फाइबर होता है, आप ऑप्टिकल फाइबर बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे, वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। ऑप्टिकल फाइबर किसके प्रिंसिपल पे काम करता है? ऑप्शन नंबर ए,
टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ऑप्शन नंबर बी रिफ्रैक्शन, ऑप्शन नंबर सी स्कैटरिंग और ऑप्शन नंबर डी इंटरफेरेंस। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ जो ऑप्टिकल फाइबर होता है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे काम करता है। ठीक है, किसके प्रिंसिपल पे काम करता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है हमारा ऑप्टिकल फाइबर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन ऑफ ह्यूमन आई। ये क्वेश्चन हजारों बार आपके एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, मतलब जो परफेक्ट डिस्टेंस होता है, ठीक है, डिस्टेंस विजन के लिए ह्यूमन आई के लिए, वो कौन सा होता है जिससे आपकी आंखें भी ना खराब हो, ठीक है, और आप आसानी से किसी भी वस्तु को देख सकें। तो कितना होता है वो डिस्टेंस, कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी 5 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी 75 सेंटीमीटर और ऑप्शन नंबर डी 100 सेंटीमीटर। तो जो लिस्ट डिस्टेंस होता है डिस्टेंट विजन का, ठीक है, वो होता है आपका 25 सेंटीमीटर। कितना? 25 सेंटीमीटर। तो ये कहा जाता है कि यदि आप कोई भी चीज़ जैसे जहाँ से रेज वगैरह निकलती हैं, ऐसे जैसे मोबाइल स्क्रीन हो गया या टीवी वगैरह हो गई, ठीक है, यदि आप उन्हें 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस से देखते हैं तो बिल्कुल साफ आपको दिखेगा। और दूसरी बात, आपकी आंखें खराब होने की बहुत कम चांसेस होंगी। ठीक है, तो एटलीस्ट 25 सेंटीमीटर का डिस्टेंस बनाना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है ए मैन इज स्टैंडिंग ऑन ए बोट इन स्टिल वाटर इफ ही वॉक्स टुवर्ड द शोर द बोट विल। कह रहा है कि एक जो आदमी है, ठीक है, वो बोट पे खड़ा है स्टिल वाटर यानी शांत पानी में, ठीक है, तो यदि वो आदमी, शोर मतलब क्या होता है? किनारा, नदी का किनारा हो गया या फिर समुद्र का किनारा। तो यदि वो किनारे की तरफ जो है कूदता है, वॉक करता है, तो बोट कहाँ जाएगी? ऑप्शन नंबर ए है मूव टुवर्ड्स द शोर, बोट भी जो है किनारे की तरफ आएगी, या फिर ऑप्शन नंबर बी मूव अवे फ्रॉम द शोर, या फिर किनारे से दूर जाएगी बोट, या फिर ऑप्शन नंबर सी रिमेन स्टेशनरी, वहीं रहेगी कहीं नहीं जाएगी, या फिर ऑप्शन नंबर डी डूब जाएगी। तो मैं आपको बता देता हूँ, जब कोई व्यक्ति यदि बोट पे खड़ा है, जब वो उस बोट से किनारे की तरफ कूदेगा, ठीक है, तो वो जो आपका बोट है वो पीछे की तरफ जाएगी। ठीक है, यानी किनारे से दूर जाएगी। क्यों? क्योंकि भाई न्यूटन का तीसरा नियम आपने जरूर पढ़ा होगा। और न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है जरा बताइए मुझे। तो न्यूटन का तीसरा नियम कहता है टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल रिएक्शन इन अपोजिट डायरेक्शन। किसी भी चीज पे जब आप फोर्स लगाते हैं, बल लगाते हैं, तो वो वस्तु भी आपके ऊपर उतना ही बल लगाती है जितना आप जो है उस पर बल लगाते हैं। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में लेकिन होता है ये बल, क्या होता है? अपोजिट डायरेक्शन में होता है। ये न्यूटन का तीसरा नियम है। और उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है जब आप गन फायर करते हैं। ठीक है, जब आप किसी को भी गन फायर करते हुए देखते होंगे, तो जब गन फायर होती है सामने से, जब आप फोर्स लगा के गन फायर करते हैं, तो बंदूक से गोली निकलती है और बंदूक भी आपको पीछे की तरफ झटका देती है। ठीक है, तो कोई भी वस्तु हो, ठीक है, कोई भी एक्शन लिया जाए, यदि आप किसी भी चीज पे फोर्स लगाते हैं तो वो वस्तु भी, वो चीज भी आपके ऊपर उतना ही जो है अपोजिट डायरेक्शन में क्या करती है? रिएक्शन देती है, इक्वल रिएक्शन देती है, इक्वल फोर्स लगाती है। ठीक है, तो ये किसका नियम है? न्यूटन के तीसरे नियम के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन पूछा गया है। हर बार एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आपको सोचना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो एक बात बताइए, ये आपका बोट है, ठीक है, और ये आपका किनारा है, तो जब आदमी ऐसे कूदेगा तो इस पे फोर्स तो लगा, पहले तो फोर्स लगाएगा ना, इस पे पैर से फोर्स लगाएगा। ठीक है, तो जब इस पे फोर्स लगाएगा तो ये भी जो बोट है ये भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगी। ठीक है, और जब ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगी तो ये जो आपका बोट है ये पीछे चला जाएगा। ठीक है, और आदमी जो है, बोट आदमी पे फोर्स लगाया, आदमी आगे आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही इक्वल रिएक्शन होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है रजिस्टर स्केल इज यूज्ड फॉर मेजरिंग। रजिस्टर स्केल का इस्तेमाल क्या मेजरिंग करने के लिए किया जाता है, क्या नापने के लिए? ऑप्शन नंबर ए वेलोसिटी ऑफ साउंड, ऑप्शन नंबर बी इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ऑप्शन नंबर सी एम्पलीट्यूड ऑफ सेस्मिक वेव्स और ऑप्शन नंबर डी है इंटेंसिटी ऑफ साउंड। तो मैं आपको बता देता हूं, जो रिश्टर स्केल होता है उससे क्या मापा जाता है? उससे हम लोग क्या मापते हैं? एम्पलीट्यूड ऑफ सेस्मिक वेव्स का जो एम्पलीट्यूड होता है उसको मापते हैं, और साथ में अर्थक्विक का इंटेंसिटी मापते हैं, तीव्रता मापते हैं। ठीक है, भूकंप वगैरह की तीव्रता मापते हैं कि कितनी तेज भूकंप था। ठीक है, रिश्टर स्केल से हर बार एग्जाम में आता है, याद कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है ए डायनमो विच इज सेड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी एक्चुअली एक्ट्स एज। कह रहा है कि एक डायनमो जो होता है, जिसे हम लोग कहते हैं कि वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, वह एक्चुअली किस तरह का काम करता है। ठीक है, देखिए एक डायनमो या फिर एक मोटर में कोई अंतर नहीं है। ठीक है, यदि देखिए अभी दोनों का मैं आपको काम समझाऊंगा। सबसे पहले जो आपका मोटर होता है, ठीक है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और जो डायनमो है वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो डायनमो का काम क्या है? कन्वर्टर ऑफ एनर्जी है। ठीक है, एनर्जी का कन्वर्जन करता है, मैकेनिकल एनर्जी को जो है
है डायनेमो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और जो आपका जनरेटर वगैरह होता है उसमें डायनेमो का इस्तेमाल किया जाता है, याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा जो है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है। तो मैं आपको बता देता हूँ, एक्सरेज भी जो है ये आपका देखिए ये जो रेज है ये भी आपका जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ठीक है, माइक्रोवेव भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, रेडियो वेव भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, लेकिन जो कॉस्मिक रेज होते हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका, सीटी स्कैन इज डन बाय यूजिंग। सीटी स्कैन जो है कौन से रेज का इस्तेमाल करके किया जाता है? सीटी स्कैन कैसे होता है? ऑप्शन नंबर ए इंफ्रारेड रेज, ऑप्शन नंबर बी अल्ट्रासोनिक वेव्स, ऑप्शन नंबर सी विजुअल लाइट्स, या फिर ऑप्शन नंबर डी एक्स रेज। तो जब कभी भी सीटी स्कैन होता है ना, एक्स रेज का इस्तेमाल होता है। सीटी स्कैन में क्या होता है? एक्स रेज का इस्तेमाल होता है। अगला क्वेश्चन आपका 1 माइक्रोन रिप्रेजेंट्स अ लेंथ। आप पूछ रहा है कि 1 माइक्रोन की जो है वैल्यू कितनी होती है। 1 माइक्रोन की कितनी वैल्यू होती है, कितना लेंथ होता है, मतलब 1 माइक्रोन में कितना लेंथ आता है, कितना लेंथ रिप्रेजेंट करता है 1 माइक्रोन। तो 1 माइक्रोन अभी उसी मैंने आप सभी को पढ़ाया 10⁻⁻6 मीटर होता है। ठीक है, 1 माइक्रोन की वैल्यू कितनी होती है? 10⁻⁻6 मीटर होती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट चेंज। कह रहा है कि जब लाइट एक मीडियम से, देखिए ये आपका सपोज डेट ये हो गया आपका पानी, तो लाइट पानी में ट्रेवल कर रहा है, फिर उसके बाद यदि जो है वो एयर में चला जाए, तो पूछ रहा है जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है, ठीक है, तो क्या नहीं चेंज होता है? ऑप्शन नंबर ए इंटेंसिटी, ऑप्शन नंबर बी वेलोसिटी, ऑप्शन नंबर सी वेवलेंथ, और ऑप्शन नंबर डी है फ्रीक्वेंसी। तो मैं आपको बता देता हूं कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करती है, ठीक है, ट्रेवल करती है, तो फ्रीक्वेंसी कभी नहीं चेंज होता है। ठीक है, वेवलेंथ चेंज हो जाता है, वेलोसिटी भी चेंज होती है, इंटेंसिटी भी चेंज होती है, लेकिन फ्रीक्वेंसी कभी नहीं चेंज होती है, याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है रेडियो एक्टिविटी वाज डिस्कवर्ड बाई। रेडियो एक्टिविटी का जो है डिस्कवर किसने किया था? तो रेडियो एक्टिविटी किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था? हेनरी बैक्वेरेल के द्वारा। किसके? हेनरी बैक्वेरेल के द्वारा, याद कर लीजिएगा, एग्जाम में काफी बार आ चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है ए नैनोमीटर इज इक्वल टू। नैनोमीटर की वैल्यू पूछ रहा है। एक नैनोमीटर जो है कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है? ठीक है, तो एक नैनोमीटर की वैल्यू क्या होती है जरा बताइए। तो एक नैनोमीटर की जो वैल्यू होती है वो होती है 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। कितनी होती है? एक नैनोमीटर की वैल्यू 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है पायरोमीटर इज यूज्ड टू मेजर। पायरोमीटर का इस्तेमाल क्या मेजर करने के लिए किया जाता है? तो मैं आपको बता देता हूं, जो पायरोमीटर है वो हाई टेम्परेचर मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, पायरोमीटर का, याद कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है द apparatus यूज्ड टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। लाइट की इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए कौन से जो है apparatus का इस्तेमाल किया जाता है? जरा बताइए मुझे, किसका इस्तेमाल किया जाता है? लक्स मीटर का। किसका? लक्स मीटर का इस्तेमाल किया जाता है लाइट की इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए, याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपका लाइट फ्रॉम द सन रीचेज अर्थ इन अबाउट। पूछ रहा है कि जो लाइट है वो सूर्य से पृथ्वी तक कितने देर में पहुंचती है? टोटल आपको भी पता है, ये शुरू से आप पढ़ रहे हैं 8 मिनट में, लेकिन कैसे? स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है जरा बताइए मुझे। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या फिर वैक्यूम में कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। ठीक है, तो निकाला कैसे जाएगा, कैसे पता चलेगा कि हमें 8 मिनट में सूरज की लाइट हमारे तक पहुंचती है? तो आपको पता होगा टाइम का फार्मूला क्या होता है? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। ठीक है, तो टाइम अगर निकालना है तो डिस्टेंस, सबसे पहले सूरज और पृथ्वी के बीच का यहाँ पे डिस्टेंस रख लीजिए, और ये लाइट का स्पीड यहाँ पे रख के मल्टीप्लाई अपना जो है डिवाइड कर लीजिए, आपका टाइम निकल जाएगा कितनी देर में वो लाइट पहुंचती है सूरज की यहाँ तक। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है साउंड ट्रेवल्स फास्टेस्ट इन। कह रहा है कि साउंड सबसे फास्टेस्ट किस में ट्रेवल करती है? तो साउंड हमेशा पहले सॉलिड फिर लिक्विड फिर गैस, ठीक है, तो ऐसे ट्रेवल करता है। तो सबसे फास्टेस्ट किस में ट्रेवल करता है? मेटल में। ठीक है, तो किस में? मेटल में। और एक चीज मैं आपको बता दूं, जो साउंड है ना, वो साउंड वेव वैक्यूम में कभी ट्रेवल नहीं कर सकते, याद कर लीजिएगा। ठीक है, एग्जाम में अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो याद रखिएगा, साउंड कभी भी वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकता है, याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा एस्ट्रोनॉट इन स्पेस कांट स्टैंड एट वन प्लेस बिकॉज। पूछ रहा है कि जो एस्ट्रोनॉट जाते हैं वो स्पेस में एक जगह पे क्यों नहीं खड़े हो पाते हैं। अभी इससे संबंधित क्वेश्चन मैंने आपको उसी दिन कराया था कि भाई स्पेस में ग्रेविटी नहीं होती है, ग्रेविटी ना होने के कारण आप वहाँ पे वेटलेसनेस जो है फील करते हैं। यदि आपका वजन यहाँ पे 50 किलो है तो स्पेस में आप जाएंगे तो आपका वजन आपको 0 किलो महसूस होगा। ठीक है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके अंदर वेट है। तो क्यों? क्योंकि ग्रेविटी के वजह से। ठीक है, तो इस एक चीज बताइए, हम लोग पृथ्वी पे
यदि खड़े हो पाते हैं, चाहे कोई भी वस्तु पृथ्वी पे कैसे टिकी हुई है, ग्रेविटी के कारण, ठीक है, क्योंकि ग्रेविटी हमें बांध के रखी हुई है, ठीक है। और स्पेस में ग्रेविटी नहीं होती है तो आदमी वहां पे खड़ा नहीं हो पाता है बल्कि तैरता है, ठीक है, वैसे स्विम करता रहता है स्पेस में। तो जो एस्ट्रोनॉट होते हैं इसीलिए वहां पे खड़े नहीं हो पाते हैं, वो स्विम करते रहते हैं क्योंकि वहां पे ग्रेविटी नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, फूड इन द प्रेशर कुकर इज कुक्ड फास्टर एज द बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज ड्यू टू द इंक्रीज इन प्रेशर। कह रहा है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है क्योंकि प्रेशर बढ़ता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है कि बॉइलिंग पॉइंट घट जाता है क्योंकि प्रेशर बढ़ता है। ऑप्शन नंबर सी है स्टीम ज्यादा होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे, या फिर प्रेशर ज्यादा होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो एक चीज बताइए, प्रेशर कुकर का इस्तेमाल ही क्यों किया जाता है, ठीक है। देखिए प्रेशर कुकर का इस्तेमाल ही इसलिए किया जाता है क्योंकि प्रेशर बढ़े, और जब प्रेशर बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट अपने आप इंक्रीज होगा, जब बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा तो कोई भी वस्तु हो वो जल्दी पक जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए जो है प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि उसमें प्रेशर बढ़ता है, और प्रेशर बढ़ने के कारण क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होने से खाना जल्दी पक जाता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, आप द टू बल्ब्स इन ए हाउस, एक घर में दो बल्ब हैं, ठीक है। वन ग्लोज ब्राइटर, एक ज्यादा तेज जलता है और दूसरा जो है थोड़ा धीमा जलता है, उससे धीमा जलता है। तो विच ऑफ द टू हैज लार्जर रेजिस्टेंस, तो दोनों में से किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए ब्राइटर बल्ब का, या फिर ऑप्शन नंबर बी द डिम बल्ब, या फिर ऑप्शन नंबर सी बोथ हैव द सेम रेजिस्टेंस, या फिर ऑप्शन नंबर डी द ब्राइटनेस डज नॉट डिपेंड अपॉन द रेजिस्टेंस, ब्राइटनेस रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती है। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है ये हमारे इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन है। इसका जवाब आप सभी को देखना है। एक बार फिर से क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है कि एक घर में दो बल्ब है, एक थोड़ा तेज जलता है, एक दूसरा वाला उससे थोड़ा कम जलता है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि उन दोनों में से किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, सबसे तेज जलने वाले बल्ब का कि उससे डिम जलने वाले बल्ब का, कि दोनों का रेजिस्टेंस सेम होगा, या फिर ब्राइटनेस रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती है। तो जो भी सही करेक्ट होगा, जो भी सही होगा, प्लीज़ आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। आप सभी से दिल से रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा। और फाइनली आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप देख सकते हैं ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ चुके हैं। और वीडियो को अपने दोस्तों तक भी एक बार फिर से शेयर कर दीजिए जो लोग क्लास में नहीं आ पाए हैं, ताकि वो लोग क्लास देख लें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।